अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 4। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड्स हमने डिस्कस किया, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसके नाम को ज़रा हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लिक यानी इट वाज, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है बेसिकली, ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल सबसे पहले न्यूक्लियस में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन न्यूक्लियस। ठीक है, इसीलिए इसके नाम में क्या आ रहा है, न्यूक्लियक। ठीक है, अच्छा, एसिड से मुराद क्या है? एसिड से मुराद ये है कि न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड्स को एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स दो किस्म के आ जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए और आरएनए दोनों का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज इन पे क्यों आता है? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं ना, ये होते हैं एसिडिक। एसिडिक का मतलब ये है कि दे कैन रिलीज हाइड्रोजन वेरी इजीली। ठीक है, जो हाइड्रोजन है ना, वो इनमें से बहुत आसानी से निकल जाता है जब पीएच ज़्यादा होता है। ठीक है, पीएच ज़्यादा होने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस होती है। ठीक है, जब हाइड्रोजन प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन लेस होगी तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है डीएनए और आरएनए में, वो अपने हाइड्रोजन इन द एनवायरनमेंट रिलीज करेगा। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, हमने प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के केस में पढ़ा था कि वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ना। प्रोटीन्स जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स इतने नहीं है, दे आर द मोर इन द स्ट्रक्चर और ज़्यादातर फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं सेल के। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इंस्टेंट एनर्जी में इन्वॉल्व होते हैं, लिपिड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, इनका काम होता है स्टोर, ट्रांसमिट एंड एक्सप्रेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन। काफ़ी डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, उन तीनों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है ये। ठीक है, अच्छा, अब इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, देन विल मूव टुवर्ड्स ट्रांसमिट और स्टोर। ठीक है, वो किस तरह करता है। अच्छा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ बेसिकली अ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस कह लें टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस टू फॉर्म प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स हमें पता है क्या करते हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ऑफ सेल। हमने पढ़ा था डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, राइट। अच्छा, डीएनए क्या है, डीएनए हमें पता है कि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और डीएनए क्या है, बेसिकली इन वेरी इजी वर्ड्स इट इज़ अ बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बहुत बड़ी मोटी सी एक बुक है ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस किसके लिए हैं, टू मेक प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा, डीएनए जो है वो जब भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस होना होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एक्सप्रेस होती है। ठीक है, अच्छा, जब भी किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन होनी होती है, जब भी किसी सेल को प्रोटीन चाहिए, ठीक है, जब भी किसी सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त सेल क्या करता है, सेल डीएनए का इस्तेमाल करता है। ठीक है, डीएनए के अंदर हमने पढ़ा था छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है ना, ये बहुत बड़ा एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। एक डीएनए मॉलिक्यूल हम इसमें बात कर रहे हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ठीक है, एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स। ठीक है, और उन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, उन सेगमेंट्स को जीन्स कहते हैं। ये जीन 1 हो गया, ये जीन 2 हो गया, ये जीन 3 हो गया। और हर जीन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये जीन 1 जो है उसके अंदर कोई और प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस होंगे, जीन 2 के अंदर किसी डिफरेंट प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस होंगे, जीन 3 में किसी डिफरेंट प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस होंगे। अब फॉर एग्जांपल, अगर सेल को एक ख़ास किस्म का प्रोटीन चाहिए, ये जीन 1 जो प्रोटीन बनाता है
फॉर एग्जांपल ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है ए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेल को ये ए प्रोटीन चाहिए। अब इस ए प्रोटीन को बनाने के लिए उसको ये जीन एक्सप्रेस करना होगा, राइट। तो वो क्या करेगा, वो इस डीएनए के अंदर, ये बहुत बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल है और यहाँ पे रहा जी जीन 1 जो क्या बनाएगा, प्रोटीन ए बनाएगा जो कि सेल को उस वक्त चाहिए, ठीक है। वो क्या करेगा कि इस जीन 1 को जो कि इन डीएनए फॉर्म है उसको कन्वर्ट करेगा आरएनए फॉर्म में। सॉरी, आरएनए तो एक स्ट्रैंड होता है ना, मैंने 2 स्ट्रैंड्स इधर बना दिए। उसको कन्वर्ट करेगा एक आरएनए में जिसको स्पेसिफिकली कहते हैं एमआरएनए, ठीक है। अब ये जो एमआरएनए बना है इस छोटे डीएनए के सेगमेंट से जो कि बेसिकली जीन 1 था, ये एक टेम्पररी आरएनए मॉलिक्यूल होता है, एक टेम्पररी आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस हैं टू मेक प्रोटीन ए। अब जब ये प्रोटीन ए बन जाता है उसके बाद ये जो टेम्पररी आरएनए मॉलिक्यूल है ना, ये जो इधर बना था, ये ख़त्म हो जाता है, ये डिग्रेड कर जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब प्रोटीन ए बन गया, वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी ये एक्सप्रेस हो गई है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। इस टेम्पररी इंस्ट्रक्शन मॉलिक्यूल को जो कि एमआरएनए है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जिसको भी समझ नहीं आई तो उसको समझ आ जाएगी होपफुली फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे सेल के अंदर कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, हमने मियोसिस की वीडियो में आई थिंक डिस्कस किया था। वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं किसमें, सोमैटिक सेल्स के अंदर, जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक यानी ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मैंने एक डीएनए ड्रॉ किया है, ठीक है। दिस इज़ 1 डीएनए मॉलिक्यूल। इन 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स में से मैंने एक डीएनए मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है और डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, आरएनए के अंदर 1 स्ट्रैंड होता है। आरएनए के केस में ये सिर्फ एक होगा, ठीक है, एक धागा होगा। डीएनए के केस में 2 धागे, ठीक है, जो आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा, उसका भी एक रीज़न है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हमने डिस्कस किया कि डीएनए जो है, जो पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ये जो है पार्ट ये जीन 1 का होगा, ये जो नेक्स्ट थोड़े से फासले के ऊपर यहाँ पे ये जीन 2 स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से जीन 3 स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से जीन 4 स्टार्ट होगा और ऐसे ऐसे करते करते वी हैव मल्टीपल जीन्स इन अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं एक प्रोटीन जिसका नाम है मेलेनिन, ठीक है। मेलेनिन जो प्रोटीन है वो आपके हेयर के अंदर होता है, ठीक है, हेयर के अंदर, विच बेसिकली डिटर्मिन्स हेयर कलर। अच्छा, जितना मेलेनिन ज़्यादा होगा, जितना मेलेनिन ज़्यादा होगा उतना ही डार्क आपके हेयर का कलर होगा, ठीक है। और वो ब्राउन शेड में भी हो सकता है, ब्लैक शेड में भी हो सकता है, ठीक है। वो मेलेनिन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मेलेनिन की अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना मेलेनिन आपके हेयर में है। अब फॉर एग्जांपल एक सेल को मेलेनिन चाहिए, वो क्या करेगा कि वो सिग्नल्स भेजेगा या डीएनए को सिग्नल्स आएंगे कि मेलेनिन इज रिक्वायर्ड, मेलेनिन चाहिए, फौरन से मेलेनिन के जीन को एक्टिवेट करो, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो जीन 1 है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं टू मेक मेलेनिन, ठीक है। ये जीन 1 क्या होगा, सिर्फ ये जीन 1 कन्वर्ट हो जाएगा एक सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब ये एमआरएनए मॉलिक्यूल क्या है, इस एमआरएनए मॉलिक्यूल के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि टेम्पररी हैं, ठीक है, बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस हैं टू मेक मेलेनिन प्रोटीन, ठीक है। अब एमआरएनए कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मेलेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेनिन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की हमने बात की थी ना, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए बेसिकली स्टोर करता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ जीन्स है, जो कि ओवरऑल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए है, ये फिर ट्रांसमिट भी होती है, ट्रांसमिट होती है इनटू नेक्स्ट जनरेशन। हमने प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के केस में पॉलीमर और मोनोमर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट। सॉरी, मोनोमर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स के केस में पॉलीमर होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स दैट आर डीएनए एंड आरएनए, और मोनोमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द मोनोमर, ठीक है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता पॉलीमर की तरफ
मूव करेंगे, ठीक है। मोनोमर क्या था हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर वी हैव 3 पार्ट्स, यानी एक मोनोमर के अंदर वी हैव 3 पार्ट्स। अच्छा, वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? अच्छा, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अभी मैं वो इतना डीप स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रही। एक होता है बेस, ठीक है, विच इज एक्चुअली अ नाइट्रोजनस बेस। ये क्या होता है? ये नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस का क्या मतलब है? कि इसके अंदर एक नाइट्रोजन होता है, ठीक है, एक ऐसा बेस जिसके पास नाइट्रोजन होता है। अच्छा, अब इस नाइट्रोजन का क्या बेनिफिट है? नाइट्रोजन का बेनिफिट ये है कि नाइट्रोजन की वजह से जो बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनता है। आपने स्टडी किया होगा कि एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड्स है ना, कि ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, दीज आर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये स्टेबल होता है, ठीक है। ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था ना, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एडेनिन होगा एक स्ट्रैंड पे, दूसरे स्ट्रैंड पे होगा थाइमिन, और इन दोनों के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबल होते हैं, यानी आपस में जुड़े होते हैं। फिर एडेनिन के बाद आ जाएगा फॉर एग्जांपल साइटोसिन, और अगर अगले स्ट्रैंड के ऊपर ग्वानिन है तो अगले स्ट्रैंड के ऊपर डेफिनेटली ग्वानिन ही होगा, क्योंकि ग्वानिन कैन ऑलवेज ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के सामने होगा और थाइमिन या एडेनिन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ठीक है। ये पेयरिंग जो है ना, दिस पेयरिंग कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, ये पेयरिंग सेम रहती है। साइटोसिन जो है और ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं ऑफ डीएनए, और इसी वजह से ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल रहता है। स्टेबल इन द केस कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से स्टोर कर लेता है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो 2 स्ट्रैंड्स उसके पास होते हैं, ठीक है। इन्हीं 2 स्ट्रैंड्स की वजह से वो स्टेबल होता है और इसी वजह से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से स्टोर कर सकता है। जो आरएनए है ना, वो सिर्फ एक स्ट्रैंड है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो सकती क्योंकि वो एक स्ट्रैंड है एंड इट इज़ हाईली अनस्टेबल। इसीलिए एमआरएनए जो है वो एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और जब प्रोटीन बन जाता है तो ये डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी का एक और भी रीज़न है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल हम लोग बेसिस की टाइप्स के हवाले से बात करते हैं। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बेसिस, ठीक है। 2 ग्रुप्स में ये बेसिस डिवाइड होती हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं प्यूरिन्स और दूसरे में आ जाते हैं पायरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरिन्स में वी हैव एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स के केस में वी हैव साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर होता है स्पेसिफिकली, और थाइमिन जो है वो डीएनए के अंदर होता है, ठीक है। तो आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेसिस फॉल करेंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। और डीएनए के अंदर कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस तो हमारी डन हो गई है। उसके बाद आता है जो उसके साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज़ द शुगर, और ये शुगर होता है पेंटोज। पेंटोज शुगर का क्या मतलब है? पेंटोज शुगर इज़ 5 कार्बन्स, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरह होता है कि बीच में यहाँ ऑक्सीजन होता है और 5 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ कार्बन नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कार्बन नंबर 2 होता है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और कार्बन नंबर 4 के ऊपर एक कार्बन नंबर 5 होता है। तो दीज आर 5 कार्बन्स जो कि पेंटोज शुगर के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, डीएनए के केस में पेंटोज शुगर होता है, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। इसलिए डीएनए को कहते हैं, डीएनए की जो फुल फॉर्म है दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए के केस में क्या होता है? राइबोस। आरएनए की फुल फॉर्म है वो क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब ये डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस, व्हाट इज द डिफरेंस? आरएनए के केस में क्या होता है कि C2 जो कार्बन है ना पेंटोज शुगर में, इन द केस ऑफ राइबोस की अगर मैं बात करूं आरएनए के केस में, तो आरएनए में C2 के नीचे होता है हाइड्रोक्सिल। दिस इज इन द केस ऑफ राइबोस जब हम आरएनए की बात करते हैं। जो डीएनए होता है ना, ऑन दी अदर हैंड, अगर यहाँ पे मैं डीऑक्सीराइबोस बनाऊं, दिस इज डीऑक्सीराइबोस, ये इसका कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड ओवर हियर कार्बन 5, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस के केस में C2 के नीचे होता है एक हाइड्रोजन, ठीक है। एंड दिस इज डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन नहीं है एट कार्बन नंबर 2, तो डीऑक्सीराइबोस है ये।
अच्छा, अब ये जो डीऑक्सीराइबोस, ये सिर्फ जो हाइड्रोजन का जो चक्कर है ना इन डीएनए स्पेसिफिकली, ये इसको स्टेबल रखता है, ठीक है। एक ये भी एक रीज़न है कि डीएनए स्टेबल है कि उसके C2 जो कार्बन है ना पेंटोज शुगर में, उसमें हाइड्रोजन है। ये जो OH है ना राइबोस के केस में, ये इसको अनस्टेबल रखता है एंड इट इज़ मोर ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ना, वो बहुत ही सिंपल पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, दैट इज़ कि पेंटोज शुगर के साथ अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, जो कि हमने पहले भी स्टडी किया था। एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है ऑन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करेंगे डीएनए एंड आरएनए, जो कि पॉलीमर्स हैं, ठीक। डीएनए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल होता है। यहाँ पे एडेनिन है और इसका क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड के थाइमीन के साथ, ठीक है। यहाँ पे साइटोसिन है, इसका ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे साइड पे ग्वानिन के साथ। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट है ना AC, फिर उसके बाद A आएगा, दिस इज़ रैंडम, ठीक है। ये मैं ऐसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ दोबारा से A ले आते हैं, उसका डबल बॉन्ड होगा दूसरे स्ट्रैंड के थाइमीन के साथ, ठीक है। वही चीज़ अगर मैं ऑन द ऑपोजिट साइड RNA में ड्रॉ करूँ, इसमें एक स्ट्रैंड होगा, दिस इज़ RNA एंड दिस इज़ DNA, ठीक है। तो इस केस में आप इनमें से कोई भी स्ट्रैंड ले लें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्ट्रैंड ले रही हूँ, तो इसमें सबसे पहले आएगा A, फिर आएगा C और फिर आएगा A, ठीक है। इनमें से मैंने सिर्फ एक स्ट्रैंड ले लिया RNA, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे समझने के लिए इसको, आई एम गोना टेक दिस पोर्शन, मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन ले रही हूँ और इसको हम मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है ना। इसको हम मैग्नीफाई करेंगे एंड वी गोना ड्रॉ इट इन दिस बॉक्स, ठीक है जी। इस बॉक्स में हम इसको ड्रॉ करेंगे, बस पूरा आ जाए ये इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो बेसेस है ना उनको मैं ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है उनको मैं येलो से ड्रॉ करूँगी, ठीक है। जो ग्रीन है उसको मैं फॉस्फेट, जो इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स हैं उसको मैं ग्रीन से ड्रॉ करूँगी, और जो शुगर है ना, जो पेंटोज शुगर है, उसको मैं यहाँ रेड में डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ द पेंटोज शुगर। अभी आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा कि स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। जो इसकी जो अटैचमेंट है ना वो ऐसी होती है कि सबसे पहले आता है नाइट्रोजनस बेस, फिर उसके बाद होता है पेंटोज शुगर एंड देन यू हैव द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अरेंजमेंट इसकी ऐसी होती है। अटैचमेंट जो न्यूक्लियोटाइड का में मोनोमर है ना वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इसकी जो अपने जो इसके यूनिट्स है उसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है एडेनिन, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रैंड, ये जो पहला वाला स्ट्रैंड है ना ये वाला, इसको दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रैंड, दिस इज़ द सेकंड स्ट्रैंड। अभी मैं पहले स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ एडेनिन, ठीक है। उसके नीचे क्या है, उसके साथ क्या जुड़ा होता है, हमने पढ़ा था, उसके साथ एक पेंटोज शुगर, ठीक है। यहाँ पे अटैच्ड होगा पेंटोज शुगर लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, इस 5th कार्बन के साथ हमने पढ़ा था कि एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली एक जो है ना वो इसमें डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होता है, ये, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ द फर्स्ट, ये वाला मैंने ड्रॉ किया है इसमें। अब उसके नीचे क्या फॉल कर रहा है, साइटोसिन फॉल कर रहा है, राइट। अच्छा, अब ये जो नीचे वाला साइटोसिन है ये इसके साथ कैसे अटैच होता है, ये जो 3rd कार्बन है ना, 3rd कार्बन के साथ एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है विद द बिलो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वो कैसे बॉन्ड होता है, वो ऐसे होता है कि यहाँ पे साइटोसिन है, ठीक है। अब ये नीचे वाला है, ठीक है। साइटोसिन के साथ एक अपना है, ठीक है। और अच्छा, दिस इज़ क्वाइट अ चैलेंज, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको
समझाऊँ, ठीक है। ओके अच्छा, फिफ्थ कार्बन के साथ क्या अटैच होगा? फॉस्फेट अटैच होगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो ये ऊपर वाला ऑक्सीजन है ना, ये दिस वन, ठीक है, वो इस केस में बॉन्ड बनाता है विद द थर्ड कार्बन ऑफ द जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया। अच्छा अब इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे जो मैंने वाइट से ड्रॉ किया, दिस शुड बी ग्रीन, ठीक है, क्योंकि अभी हम ये, ठीक है। तो ये जो आपको ग्रीन में जो ये स्ट्रैंड नज़र आ रहा है ना, ये स्ट्रैंड कैसे बन रहा है, या इस स्ट्रैंड की जो मॉलिक्यूलर यू कैन से डायग्राम है वो ये है, ठीक है। ये दिस इज द मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन में ये सारा ड्रॉ किया ना, दिस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो थर्ड कार्बन है ना, दिस इज कार्बन, ठीक है, और ये जो फिफ्थ कार्बन है ये है COPOC, ठीक है। ठहरें, इसको मैं ना ज़रा आपको हाईलाइट करके बताती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ना, बेसिकली उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज 3OPOC। डाइएस्टर का मतलब है यानी दो ऑक्सीजन इसमें आ रहे हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है COPOC, ठीक है। तो ये वाले वो कार्बन हैं। ये जो मैंने ग्रीन में ये सारा ड्रॉ किया ना, दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और मैंने ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये इसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम है जो मैंने यहाँ बनाई है, ठीक है। ये इसकी क्या है? ये इसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम है। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है ना बिटवीन दिस एडेनिन, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ऊपर और नीचे वाला जो है, इनके दरमियान की जो इंटरेक्शन है ना, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है, ठीक है। ये आपको नज़र तो स्ट्रैंड में आती है, लेकिन उसके पीछे जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो ये है, वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा इसलिए हम कहते हैं कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एज अ बैकबोन होता है ऑफ डीएनए। ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इसकी वजह से ये जो डीएनए की बैकबोन है ना, ये बनती है। दिस इज बेसिकली द डीएनए बैकबोन। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर का होता है ना, ये जो इसको सराउंड करिए ना, ये दिस इज द बैकबोन बेसिकली। ये जो बैकबोन है ना, इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा अभी फ़िलहाल हम क्या करें, अभी हम सिर्फ ए और सी तक जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। अभी हम इसमें सिर्फ ये वाले दो बनाएंगे, ठीक है। ये इसमें इतनी स्पेस नहीं है कि हम दूसरा। अच्छा अब हम दूसरे स्ट्रैंड की तरफ आते हैं, ठीक है। दूसरे स्ट्रैंड का क्या मतलब है कि टी और जी जो इसके सामने है, ठीक है। आरएनए के केस में सिर्फ ये है ए और सी, दिस इज बेसिकली द आरएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम क्या करें, हम डीएनए के केस में जा रहे हैं, तो वी आर ड्राइंग द सेकंड स्ट्रैंड। ए के सामने क्या है? जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है विद टी, ठीक है। तो ये टी के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, और नीचे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा विद जी, गुआनिन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, सेम इज द केस। थाइमीन के नीचे क्या होगा? उसका पेंटोज, थाइमीन के साथ होगा उसका अटैच्ड पेंटोज, डीऑक्सीराइबोस। अच्छा ये जो पेंटोज शुगर है, ये डीएनए के केस में क्या होगा? डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। एक मिनट, एक कार्बन 1 के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो दिस, ठीक है। अच्छा अब हम कार्बन को ज़रा वो कर लेते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन, और उसके ऊपर ये फिफ्थ कार्बन, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन जिसके साथ ये नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन, दिस इज़ द फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हमारे फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है जो कि फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन, अच्छा इधर भी मेरा ख्याल है जगह नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन, फॉस्फेट, फिर ये ऊपर। अच्छा अब इस ऑक्सीजन को आप नोट करिए, जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, उसका जो ऑक्सीजन है, इट इज़ फ्री, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये फ्री जो फॉस्फेट ग्रुप है, फ्री फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? फ्री फॉस्फेट है, ठीक। यहाँ साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नीचे क्या है? ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया था कि जो नीचे वाला जो फिफ्थ कार्बन है, नीचे वाला जो फिफ्थ कार्बन है, उसके साथ भी सेम इज़ द केस, ऑक्सीजन
फॉस्फोरस, ठीक है, उसके अच्छा नीचे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉस्फेट जो ऊपर वाला है, ठीक है, उसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच्ड है और ये जो थर्ड कार्बन है उसके साथ ये अटैचमेंट हो रही है, ठीक है। ये हमने कौन सा पार्ट ड्रॉ किया है, ये वाला, ये इस स्ट्रैंड का मॉलिक्यूलर, ये इस स्ट्रैंड की मॉलिक्यूलर डायग्राम है ये, ठीक है। ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है, दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। इस केस में भी जो हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो कहाँ पे लाई करता है, COPOC, ठीक है। तो हम इसको हम ज़रा कंप्लीट करते हैं। ये जो थर्ड कार्बन है ना, उसके नीचे होता है हाइड्रोक्सल, थर्ड कार्बन के नीचे होता है हाइड्रोक्सल, और इसी हाइड्रोक्सल को जो है ना, ये जो फ्री हाइड्रोक्सल है, इसी हाइड्रोक्सल से नीचे फिर दोबारा से एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड स्टार्ट होता है एंड वी गो डाउन, ठीक है। ये जो थर्ड कार्बन है ना, इसके पास होता है हाइड्रोक्सल, जो कि बेसिकली ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में इट प्लेज अ रोल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो सबसे नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है वो फ्री है, ठीक है। अभी जो DNA स्ट्रैंड है इसको हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। ये हमने क्योंकि सिर्फ यहाँ तक इसको मैंने ड्रॉ किया है, तो जो बिल्कुल आखिर वाला न्यूक्लियोटाइड होगा ना DNA स्ट्रैंड का, जो बिल्कुल आखिर वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, उसका ये OH फ्री होगा, ठीक है, फ्री OH, फ्री OH। ये आप कंसिडर कर लें, ये वो वाला न्यूक्लियोटाइड है जो बिल्कुल आखिर में है यहाँ पे, जिसका फ्री OH है, जो कि आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा, जो कि आगे स्ट्रैंड को कंटिन्यू नहीं कर रहा, और सबसे ऊपर क्या है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्री फॉस्फेट ग्रुप है ना, उसको हम कहते हैं, ये है 5 प्राइम एंड, ठीक है। और जो फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसको हम कहते हैं दिस इज द 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन के साथ एक फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए हम इसको 3 प्राइम एंड कहते हैं। 5th प्राइम एंड हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 5th कार्बन के साथ एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, उस वजह से हम इसको कहते हैं एक फ्री प्राइम एंड है, ठीक है। अच्छा, सो दिस वाज ऑल, ठीक है, रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। हमने इसके मोनोमर्स, पॉलीमर्स के हवाले से डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।